मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 का, और हम लोग का जो टॉपिक वो चल रहा था वो था हम लोग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसमें हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखे थे। मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है और फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। On the basis of secondary sexual characters, humans are classified into two categories, that is called male and female, जो कि हम लोग पढ़े थे कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में होते हैं और कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में होते हैं। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको हम ये पहले बताए थे कि ह्यूमन जो होते हैं उसमें मेल बॉडी अलग होता है, फीमेल बॉडी अलग होता है, यानी मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग होते हैं। क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली मेल और फीमेल दोनों बॉडी अलग अलग होते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। मनुष्य में नर जनन तंत्र जो होती है उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखे हुए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं मानव का नर जनन तंत्र। मानव का नर जनन तंत्र, मानव का नर जनन तंत्र। सबसे पहला बात ये, कोई भी तंत्र या कोई भी सिस्टम जो होता है वो बनता कैसे। किसी भी सिस्टम का निर्माण या किसी भी तंत्र का जो निर्माण होता है वो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेन को मिलने से होता है। बहुत सारे ऑर्गेन एक साथ मिल करके कार्य करते हैं तब एक ऑर्गेन का सिस्टम बनता है, जिसको हम लोग ऑर्गेन सिस्टम भी कहते हैं। यहां पर हम लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करना है, क्योंकि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन या हम लोग बोल सकते हैं सेक्स ऑर्गेन मिल करके होता है। बहुत सारे सेक्स ऑर्गेन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो होते हैं वो एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं, जिससे एक सिस्टम बनती है जिसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन्स आते हैं, कितने भाग में इसको बांटा गया है, आइए हम लोग सबसे पहले इनका लिस्ट देखते हैं। तो मानव का नर जनन तंत्र जो होता है इसमें सबसे पहले 3 चीजें हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण जो होता है वो निम्न 3 अलग अलग समूह के संरचनाओं से मिलकर के होता है। पहला नंबर जो इसमें होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग। प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन या प्राथमिक जनन अंग। दूसरा जो होता है इसमें, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन एंड डक्ट या हम लोग एक्सेसरी सेक्स ऑर्गेन एंड डक्ट बोल सकते हैं। तो दूसरा हो गया एक्सेसरी सेक्स ऑर्गेन एंड डक्ट। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गेन एंड डक्ट। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गेन एंड डक्ट, और इसको हम लोग बोल सकते हैं सहायक। इसको हम लोग बोल सकते हैं सहायक जनन अंग एवं
नलिकाएं, डक्ट्स, नलिकाएं। तीसरा नंबर होता है एक्सेसरी जेनाइटल ग्लैंड, एक्सेसरी जेनाइटल ग्लैंड। सहायक जनन ग्रंथि। तो इसको मुख्य रूप से 3 समूह में बांटा गया है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें, आपको हम ये बताए थे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वैसे ऑर्गन को कहा जाता है जिसमें गैमीट या युग्मक का निर्माण होता है। मनुष्य में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। मेल में युग्मक का निर्माण या गैमीट का निर्माण टेस्टिस में होता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल का गैमीट या युग्मक का निर्माण जो होता है वो होता है ओवरी में। इसका मतलब यह हुआ कि ओवरी फीमेल में क्या होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। यानी कि प्राथमिक जनन अंग वैसे अंग को कहा जाता है जिसमें के गैमीट या युग्मक का निर्माण होता है। तो चूंकि हम लोग अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात करेंगे तो वो होता है टेस्टिस। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं, सबसे पहले इसमें आते हैं टेस्टिस। टेस्टिस ये हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन की बात करें हम लोग तो इसमें बहुत सारे चीज आते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए इसमें ईपी डायडिमिस, इसमें आता है भाषा इफ्रेंसिया, इसमें आता है वास, इसमें आता है वास डिफरेंस, इसमें आते हैं यूरेथ्रा, इसमें आते हैं पेनिस। इपिडाडिमिस, वासा इफ्रेंसिया, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस, और इसमें आते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट भी आते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। सबसे पहले हम लोग इसी स्क्रोटम के बारे में जानेंगे कि ये स्क्रोटम क्या होता है। एक्सेसरी जेनाइटल ग्लैंड की बात करें या सहायक जनन ग्रंथि की, तो इसके अंतर्गत जो आते हैं एक्सेसरी जेनाइटल ग्लैंड के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आते हैं आपका सबसे पहला नंबर इसमें आते हैं सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल। इसकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या 1 जोड़े होते हैं, 1 पेयर। सेमिनल वेसिकल 1 जोड़े होते हैं। उसके बाद इसमें आते हैं आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर आते हैं इसमें कॉपर्स, कॉपर्स ग्लैंड, या इसको हम लोग कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल
ग्लैंड। तो मानव का जो नर जनन तंत्र होता है उसमें क्या क्या आते हैं भाई? टेस्टिस होता है, स्क्रोटम होता है, टेस्टिस होता है, एपिडाइडिमिस होते हैं, वासा एफरेंसिया होते हैं, वास डिफरेंस होते हैं, यूरेथ्रा होता है, पेनिस होता है। एक्सेसरी जेनिटल ग्लैंड के अंतर्गत सेमिनल वेसिकल होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, या इसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे हम लोग स्क्रोटम की। स्क्रोटम क्या होता है? तो आप लोग पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग लिस्ट देखे थे, ये स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन का, यानी कि मानव के नर जनन तंत्र का ये स्ट्रक्चर एक सिंपल स्ट्रक्चर है, एकदम साधारण संरचना है, जिसमें हम लोग अभी यहाँ पर नाम जानेंगे क्या क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं, कौन कहां से कनेक्टेड होता है। चलिए, सबसे पहला हम लोग का क्या है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये स्क्रोटम, ये है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम क्या होता है? ये जो स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम शरीर के बाहर होता है। स्क्रोटम शरीर के बाहर होता है। ये एक पाउच, एक साइक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि शरीर के बाहर स्थित होते हैं। इस स्क्रोटम में टेस्टिस रहते हैं, यानी अगर हम लोग ऐसा बोले तो स्क्रोटम एक प्रकार का एक खोखला स्ट्रक्चर होता है, एक खोखला संरचना होती है जिसमें के टेस्टिस पाए जाते हैं, जिसमें टेस्टिस होते हैं। स्क्रोटम एक्चुअली दो पाउच होता है, दोनों पाउच में एक एक टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस स्क्रोटम में इसलिए आता है कि स्क्रोटम में टेस्टिस का जो तापमान होता है वो बना रहता है। टेस्टिस के तापमान को मेंटेन करने के लिए टेस्टिस को स्क्रोटम में रहना पड़ता है, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म का जो निर्माण होता है उसके लिए एक खास तापमान होती है। स्क्रोटम में टेस्टिस का तापमान जो होती है वो मनुष्य का शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो सामान्य तापमान होता है, उस तापमान से 2 से 2.5 यानी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होती है। और टेस्टिस के तापमान को मेंटेन करने के लिए टेस्टिस स्क्रोटम में रहता है, जो कि शरीर के बाहर होती है। क्योंकि शरीर के अंदर अगर ऐसा होता तो शरीर का चूंकि तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो प्रत्येक ह्यूमन में स्क्रोटम होती है जिसके 2 पाउच होते हैं, दोनों थैलीनुमा संरचना होती है, दोनों में एक एक टेस्टिस होता है। स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से एक केनाल, एक नली द्वारा जुड़ी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंगुइनल केनाल कहा जाता है। स्क्रोटम जो होती है, स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से या पेल्विक कैविटी से एक नली द्वारा अटैच्ड होती है, जुड़ी होती है, जिसको इंगुइनल केनाल कहा जाता है। तो स्क्रोटम का सबसे बड़ा काम क्या होता है भाई? स्क्रोटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और मेल गैमेट। ओके, ये स्क्रोटम हो गया। अब ये स्क्रोटम में ये क्या है भाई? टेस्टिस। प्रत्येक ह्यूमन मेल में 2 टेस्टिस होती है, 2 टेस्टिस होती है, एक जोड़े टेस्टिस होती है। यही वो टेस्ट, एक इधर है, एक इधर भी होता। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग बनाते तो हम एक ही टेस्टिस यहाँ पर बनाए। तो ये जो टेस्टिस है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपको बताए, यही वो टेस्टिस है जहां पर की स्पर्म का निर्माण होता है। अब यहाँ हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कि टेस्टिस में यहाँ पर स्क्रोटम का निर्माण जो होता है वो होता कहाँ पर? अभी तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर है बाहर का। जब हम लोग टेस्टिस को काटेंगे, जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, तो हम लोग को तब पता चलेगा कि टेस्टिस के अंदर एक्चुअली स्पर्म कहाँ बनता है और कैसे बनता है। वो हम लोग बाद में देखेंगे, इसके बाद, इस क्लास के बाद। तो ये टेस्टिस में भी आप लोग इतना समझिए कि टेस्टिस एक प्रकार की फैक्ट्री है जिसमें स्पर्म बनेगा और वो यहाँ पर होता है। ये टेस्टिस इस स्क्रोटम से
एक मसल्स द्वारा इस तरीके से घिरा होता है, एक रचना द्वारा जो है स्क्रोटम से ये जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग ग्यूबर्नाक्यूलम भी कहते हैं। ठीक है, ये टेस्टिस से एक बहुत ही लंबी नली निकलती है, ये काफी क्वाइड होती है, काफी क्वाइड, बहुत लंबी होती है ये। लगभग इसकी जो लंबाई होती है, लगभग इसकी लंबाई 6 मीटर के आसपास होती है। इसकी लंबाई होती है एपिडाइडमिस की, वो 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। एपिडाइडमिस काफी बड़ा होता, और ऐसा नहीं है ये एपिडाइडमिस, ये पूरा एपिडाइडमिस है जी, नहीं, यहाँ तक जो स्ट्रक्चर होती है ये काफी यहाँ तक जो है ये क्वाइड होती है, यहाँ तक। ठीक है, और इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। अब एपिडाइडमिस में क्या होता है? एपिडाइडमिस एक प्रकार की नली है, काफी लंबी नली है। टेस्टिस में जो स्पर्म का निर्माण होता है, यहाँ पर टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होगा, ये स्पर्म या मेल गैमीट इस एपिडाइडमिस में आकर के स्टोर होता है, और कुछ यहाँ पे इसको न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो एपिडाइडमिस में हालांकि इसमें भी कई भाग होते हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अब ये एपिडाइडमिस के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस, शुक्र वाहिका कहा जाता है इसको हिंदी में, शुक्र वाहिका। यानी कि एपिडाइडमिस वाला भाग जो हुआ, चलिए मान लेते हैं ये एपिडाइडमिस का भाग है, ये काफी क्वाइड होती है, 6 मीटर लंबी है ये एपिडाइडमिस। ठीक है, बहुत सारा स्पर्म इसमें रहता है। तो यहाँ पर जो है ये जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस ये क्या करता होगा? इसका हिंदी में नाम होता है शुक्र वाहिका। तो इससे साफ ये पता चलता है, वाहिका यानी वाहक, ढोने वाला, यानी ये स्पर्म को यहां से ट्रांसपोर्ट करती है। यानी वास डिफरेंस जो होती है, वास डिफरेंस इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम एपिडाइडमिस टू द डक्ट ऑफ टू द इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इजाकुलेटरी डक्ट, यानी कि ये जो है ये यहां पर से स्पर्म को इस तरीके से कैरी करता है, और यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है यहाँ पर ये इसको क्या करती है, इस इजैकुलेटरी डक्ट में ला देती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम करती है, यानी स्पर्म को ढोने का काम करती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये जो रचना है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये एक यूरिनरी ब्लैडर है, यानी कि ये मूत्राशय है, मूत्र की थैली होती है ये। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये मूत्र की थैली है, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल, ये एक्चुअली ग्लैंड होती है, इसकी भी संख्या जो होती है वो एक जोड़े संख्या होती है सेमिनल वेसिकल की। सेमिनल वेसिकल में विशेष प्रकार के फ्लूइड बनते हैं, वो तरल पदार्थ बनते हैं जिसको सेमिनल फ्लूइड भी कहा जाता है। ये जो फ्लूइड होता है, ये तरल पदार्थ, इसमें ये सेमिनल वेसिकल, ये इसका डक्ट है, सेमिनल वेसिकल का ये डक्ट हो गया, नली हो गया। सेमिनल वेसिकल का डक्ट और इधर से जो ये वास डिफरेंस आती है, ये दोनों मिल करके एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसको हम लोग कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। सेमिनल वेसिकल में विस्कस लिक्विड लाइक सब्सटेंस बनती है, गाढ़ा तरल पदार्थ बनती है। इसका बहुत सारा फंक्शन होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। ये सेमिनल वेसिकल से कुछ पदार्थ निकलेगा, वो पदार्थ तरल पदार्थ, और ये वास डिफरेंस एपिडाइडमिस से इधर से क्या लेकर आता है, स्पर्म लेकर आता है, वो स्पर्म में ये इससे मिल जाता है। उसके बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट होती है। इजैकुलेटरी डक्ट बहुत लंबी नली नहीं होती है, यह इजैकुलेटरी डक्ट आकर के ये यूरेथ्रा में खुलती है। ये जो है यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में कई भाग होते हैं, यूरेथ्रा में भी ये यूरेथ्रा में खुलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सब निकला हुआ भाग है, ये सब जो है इसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, सबसे मुख्य ग्रंथि होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ तरल पदार्थ निकलती है, और ये तरल पदार्थ क्या करती है, ये जो स्पर्म है, क्योंकि देखिए होता क्या है, यहाँ जो स्पर्म आता है
और यहाँ ये जो यूरिनरी ब्लैडर, इस यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन जो है इधर से पास करता है, इस यूरेथ्रा से यूरिन जो होता है पास करता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो यूरिन होगा, यहाँ पर जो यूरिन है पास जो करता है, तो यहाँ पर एसिड की मात्रा ज्यादा होगी। और जब ये स्पर्म इधर से यहाँ पर आएगा, तो अगर यहाँ एसिड ज्यादा होगा तो स्पर्म डिस्ट्रॉय कर जाएगा, यानी स्पर्म जो है वो नष्ट कर जाएगा। इससे बचने के लिए ये सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड जो होता है अल्कलाइन मीडियम में होती है, क्षारीय माध्यम में होती है। तो ये यहाँ मिलता है, स्पर्म से मिलता है, स्पर्म को एक्टिव भी करता है। और दूसरा बात ये कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो तरल पदार्थ होती है वो, और ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, खास करके जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से भी कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं। और वो क्या करता है कि इस यूरेथ्रा में जो एसिड की मात्रा जो अधिक होती है, ज्यादा अम्लीय होती है, तो वो स्पर्म को नष्ट होने से बचा देती है, क्योंकि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से निकला हुआ तरल पदार्थ अल्कलाइन मीडियम में होती है। इस तरीके से अगर हम लोग बोले तो सेमिनल वेजिकल और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या है भाई, एक्सेसरी जेनिटल ग्लैंड, यानी कि सहायक जनन ग्रंथि। और ये सबसे जो तरल पदार्थ निकलते हैं, ये सारे तरल पदार्थ जो होते हैं, ये सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से, सेमिनल वेसिकल से और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से, ये तीनों से जो तरल पदार्थ निकलते हैं, इससे निकलते हैं और एक प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलते हैं। तीनों का तरल पदार्थ जो होता है, तीनों का फ्लूइड जो होते हैं, तरल पदार्थ जो होते हैं, ये एक्चुअली निर्माण करता है ये फ्लूइड प्लस ये इधर से स्पर्म आता है, स्पर्म, तो ये सब मिल करके बना देता है सीमन। स्पर्म प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड का तरल पदार्थ, सेमिनल वेसिकल का तरल पदार्थ, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का तरल पदार्थ। तो क्या क्या हो गया भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड का तरल पदार्थ एक हो गया, सेमिनल वेसिकल का तरल पदार्थ दूसरा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का तरल पदार्थ तीसरा, और स्पर्म चार। ये चारों चीज मिल करके क्या बनाती है भाई, सीमन का निर्माण करती है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहां पर देखिए स्पर्म इधर से आता है और यहाँ पे यूरेथ्रा वाले भाग में पहुंच जाती है। हालांकि ये वाला भाग जो होता है, इसको हम लोग पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा इस तरीके से यहाँ से मूत्र इधर से गुजरता है, यहाँ से, और ये गुजरता है पेनिस से होता हुआ यहाँ पर जो यहाँ पर एक ओपनिंग होता है, मेल जेनाइटल अपर्चर, नर जनन छिद्र, इससे मूत्र फिर क्या होता है भाई, बाहर निकल जाता है। तो यूरेथ्रा से एक तो मूत्र भी गमन करती है और यह शरीर के बाहर निकल जाती है। इसके अलावा यूरेथ्रा और क्या करता है, यूरेथ्रा क्या करेगा, सेमिनल वेसिकल का तरल पदार्थ इस डक्ट से होता है यूरेथ्रा में आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का तरल पदार्थ भी यूरेथ्रा में आता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का भी तरल पदार्थ यूरेथ्रा में आता है, और स्पर्म में भी यूरेथ्रा में आता है। तो चारों मिला के क्या बताए भाई, चारों मिला के क्या कहलाता है, सीमन कहलाता है। तो ये क्या करता है भाई, ये सीमन को भी, यानी कि स्पर्म प्लस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का तरल पदार्थ, सेमिनल वेसिकल का तरल पदार्थ, प्रोस्टेट ग्लैंड का तरल पदार्थ, ठीक है, ये चारों को ये यूरेथ्रा ढोती, यानी कि सीमन को ये क्या करती है भाई, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। उसके बाद यहां पर होता है पेनिस। पेनिस क्या होता है, पेनिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल, मनुष्य के नर का ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है। इसका काम क्या होता है पेनिस का, पेनिस दो चीज का ट्रांसपोर्ट करती है। पेनिस एक यूरिन का भी ट्रांसपोर्ट करती है,
यानी यूरिन को, मूत्र को शरीर से बाहर निकालती है, और पेनिस जो होते हैं सीमन को, स्पर्म को क्या करती है, कैरी करती है। ठीक है, और ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म और सीमन फ्रॉम मेल इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल और जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। ठीक है, तो पेनिस एक मांसल, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और पेनिस का जो सबसे एंटेरियर पोजीशन होती है, पेनिस में एक छोटा सा छिद्र होती है जिसको हम लोग मेल जेनिटल अपर्चर भी कहते हैं। ये जो छिद्र है मेल जेनिटल अपर्चर, और यहाँ पर जो है कुछ लूज स्किन्स पाए जाते हैं, लूज स्किन जिसका नाम होता है प्रीपियूस। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या हो गया भाई, स्क्रोटम आता है, टेस्टिस आता है। स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम एक खोखला रचना है, एक खोल है जिसमें टेस्टिस होते हैं। स्क्रोटम का दो अलग अलग पाउच होता है, दोनों पाउच में एक एक टेस्टिस होते हैं। स्क्रोटम टेस्टिस के तापमान को मेंटेन रखता है ताकि वहां पे स्पर्म का निर्माण हो सके, और ये टेस्टिस के तापमान को मेंटेन कितना करता है, तो शरीर का जितना तापमान होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और मेल गैमेट। ठीक है, सो टेस्टिस इज आल्सो नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल। यहाँ पर स्पर्म बनेगा, ये स्पर्म इस एपिडाइडेमिस में आता है। एपिडाइडेमिस इज a tubular structure which is elongated about 6 meters। ठीक है, लगभग 6 मीटर ये क्या होते हैं, लंबे होते हैं। इसमें कई भाग होते हैं, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। एपिडाइडिस में स्टोर हो जाता है ये स्पर्म, फिर यहाँ से वास डिफरेंस की नली होती है जो स्पर्म को ढोने का काम करती है, और यहाँ पर लेके आती है। सेमिनल वेजिकल से तरल पदार्थ निकलती है। सेमिनल वेजिकल का ये डक्ट और ये जो वास डिफरेंस है दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट दो चीज का ट्रांसपोर्ट करती है, एक सेमिनल वेजिकल का तरल पदार्थ और एक स्पर्म। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा में खुलती है। फिर यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका भी तरल पदार्थ आती है, बल्बियोरेथ्रल ग्लैंड से तरल पदार्थ निकलती है। सारे इसका तरल पदार्थ, इसका तरल पदार्थ, इनका तरल पदार्थ प्लस स्पर्म बराबर सीमन, और ये सारा सीमन इस यूरेथ्रा से होता हुआ, पेनिस से होता हुआ यहाँ पर जो मेल जेनिटल अपर्चर है, ये मेल जेनिटल अपर्चर है, नर जनन छिद्र है, जिससे क्या होता है सीमन और मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, इस फिगर का नाम हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। यही नाम दे दीजिएगा फिगर का, नीचे लिख दीजिएगा यहाँ पे फिगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इनको आप लोग बना लीजिए।